पंच संधि में अलग अलग शब्दों को संस्कृत में संधि करके एक साथ लिखना, इस विषय में चर्चा की जाएगी। कैसे शब्दों को जोड़ा जाता है और शब्दों को जोड़ने के बाद उनमें क्या परिवर्तन होते हैं और क्या नए शब्द बनते हैं। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनको लिखने के तरीके में क्या परिवर्तन होता है, इस विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पंच संधि के विषय में कई भिन्न भिन्न व्याकरणाचार्यों द्वारा अलग अलग प्रकार के सूत्र दिए गए हैं। सूत्रों की भाषा अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अर्थ सभी का एक ही है। यहाँ इस कक्षा में हम आचार्य शर्ववर्म जी द्वारा रचित कातंत्र व्याकरण, जो कि कलाव व्याकरण का एक भाग है, उसके विषय में जो उन्होंने 124 सूत्र दिए हैं पंच संधि से संबंधित, उन सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। कलाव व्याकरण आचार्य शर्ववर्म जी द्वारा रचित है और इसी के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना हुई है। कातंत्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, अष्टाध्यायी, रचनानुवाद कौमुदी आदि, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि कई व्याकरण के ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से इन सभी चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। पाणिनि जी द्वारा रचित है कुछ। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से रचना की है, अलग अलग सूत्र दिए हैं, लेकिन सूत्रों का अर्थ जो है वो अल्टीमेटली एक ही है। तो इसीलिए हमको लॉजिक पे ध्यान देना है, ना कि सूत्रों पे, कि कोई कहे कि भैया ये सूत्र यहाँ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ ऐसा दिया है, तो कैसे। तो सूत्रों से जो पद्धति निकल रही है, जो अर्थ निकल रहा है, वह एक ही है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मुझ में और आप सभी में कोई भेद नहीं है। मैं भी छात्र ही हूँ और आप सभी भी अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पढ़ने और पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सभी मिलकर अध्ययन कर रहे हैं। कुछ मुझे आप लोगों से सीखना है और कुछ जो मुझे आता है वह मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का गुरु शिष्य जैसा कोई संबंध नहीं है। हम सभी साथी हैं, हम सभी सहपाठी हैं। तो इस आधार पर ही हम सभी को चर्चा करना है। सबसे पहले हमने जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, जिनके माध्यम से ये कातंत्र आदि, व्याकरण आदि का अध्ययन किया, उन गुरु को हम नमस्कार करना चाहते हैं। सर्वप्रथम आर्यिका श्री दक्षमती जी के माध्यम से, उनके पश्चात मुनि श्री अभिनंदन सागर जी के माध्यम से, तत्पश्चात निर्यापक श्रवण श्री विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से, तत्पश्चात मुनि श्री अभय सागर जी के माध्यम से, मुनि श्री निर्दोष सागर जी के माध्यम से, और इन्हीं के साथ ही साथ ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी और पंडित श्री जीवंत जी, इन सभी का हमको सहयोग प्राप्त हुआ और इन सभी के माध्यम से जो अध्ययन किया, जो कुछ सीखा, उसी को आप सभी के साथ हम बांटना चाहते हैं, आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप सभी भी जो भी जिज्ञासा हो या जो भी आपका अनुभव हो, उसको निसंकोच बता सकते हैं ताकि सभी के ज्ञान में वृद्धि हो। सर्वप्रथम हम सभी मंगलाचरण करेंगे। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टा शीश दोषकं कातंत्र रूप मालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य शर्ववर्म जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य शर्ववर्म जी इस मंगलाचरण में कह रहे हैं कि यह जो कातंत्र रूप माला है, ये मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो बालबोध हैं,
बालबोध हैं अर्थात जिनकी प्रारंभिक अवस्था है संस्कृत में। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल शून्य पर खड़े हुए हैं, उनको बोध कराने के लिए यह कातंत्र रूपमाला की रचना की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर हम सूत्रों को पढ़ना चालू करते हैं, जो पुस्तक आप सभी को भेजी हुई है। इस पुस्तक में 124 सूत्र पूरे हैं पंच संधि के। हम इन सूत्रों को क्रम से ना पढ़ के जो सूत्र जहाँ पर आवश्यक होगा उस क्रम में, इनके क्रम को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। प्रथम सूत्र हम पढ़ेंगे, सिद्धो वर्ण समाम्नायः। सिद्धो वर्ण समाम्नायः। आप सभी भी सूत्रों का उच्चारण करते जाइएगा। स्पीकर को, अपने माइक को म्यूट रखिएगा। जब आपको कोई प्रश्न हो तब अनम्यूट करके प्रश्न कीजिएगा, या आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो अनम्यूट करके उत्तर दीजिएगा ताकि सभी को सुविधा हो। इस कक्षा की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। रिकॉर्डिंग कक्षा के अंत में अपलोड की जाएगी। तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको कोई अगर डाउट है तो आप डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो प्रथम सूत्र है हमारा, सिद्धो वर्ण समाम्नायः। सिद्धो वर्ण समाम्नायः का अर्थ है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी को, ये स्क्रीन विजिबल होगी। सिद्धो वर्ण समाम्नायः, तो जो भी संधि होगी, जो भी कुछ कार्य होगा वो वर्णों के बीच होगा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण हैं, वे सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं, अर्थात उनको बनाने वाला कोई नहीं है। वर्ण क्या कहलाते हैं आपके? आ, जो 12 खड़ी आप कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पुस्तक में पूरी 12 खड़ी लिखी हुई है। आ ई उ री री ली ए आई ओ औ, का खा गा घा डा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, शा श स हा। तो ये सभी जो वर्ण हैं, ये सभी 47 वर्ण जो हैं, ये स्वयं सिद्ध हैं। इनकी संज्ञा है वर्ण। संज्ञा अर्थात नाम। तो इन सभी को हम क्या कहकर बुलाते हैं? इनको हम वर्ण कहकर बुलाते हैं। तो वर्ण आपके 47 होते हैं। ठीक है। अब ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो भी हैं वो 2 प्रकार पे होंगे। इनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। ये आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये स्वर और व्यंजन में इनको क्यों बांटा गया? तो स्वर और व्यंजन में ये जो आपके 47 कुल वर्ण हैं, इनको बांटने का कारण ये था कि स्वर वे कहलाते हैं जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जा सकता है। आ, ई, ओ, ऊ, री, ली, ए, आई, ओ, औ, अम। ठीक है। तो इनको उच्चारित करने के लिए हमको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जो व्यंजन है का, तो इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमको इनके साथ स्वर की आवश्यकता पड़ती है। का, खा। व्यंजन को अकेले उच्चारित नहीं किया जा सकता। जैसे आधा सा है, आधा सा आपको अकेले उच्चारित करना हो, नहीं होता। सा आप बोल सकते हैं। अब स्वयं जो हम बोलते हैं, तो स्वयं में क्या हो गया कि इसके साथ वा और या ये जुड़ा हुआ है, पीछे एक और शब्द जुड़ गया, तब आप इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। स्वयं, स्वाति। ठीक है। लक्ष्य।
तो आधे अक्षरों का उच्चारण अकेले नहीं हो पाता है, तो उनको इसलिए व्यंजन कहा जाता है कि उनका उच्चारण करने के लिए किसी न किसी चीज़ की सहायता की जरूरत पड़ती है, अर्थात स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर के उनका उच्चारण नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्वर जो स्वयं से ही उच्चारित हो जाए बिना किसी अन्य की सहायता के। तो वर्ण दो प्रकार के हो गए, वर्ण हो गए दो प्रकार के, क्या क्या हो गए? तो 47 वर्ण हैं। 47 वर्ण में आपके दो प्रकार हो गए, 14 हो गए आपके स्वर और 33 हो गए आपके व्यंजन। ठीक है, तो स्वर क्या हो गए? अब अभी हम स्वर को पढ़ेंगे, व्यंजन को अभी थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, पहले स्वर में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? दूसरा सूत्र कह रहे हैं तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। ठीक है, तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। तो क्या कह रहे हैं? पहले सूत्र में हमने कहा सिद्धो वर्ण समाम्नायः, अर्थात 47 वर्ण स्वयं सिद्ध होते हैं। अब उसमें वो कह रहे हैं तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, अर्थात उसमें आदि के अर्थात प्रारंभ के, आदि के अर्थात प्रारंभ के 14 स्वर हैं। प्रारंभ के 14 स्वर हैं। किसके प्रारंभ के 14 स्वर हैं? तो वर्ण के। पहले वाले सूत्र में 47 वर्ण जो बोले हैं, तो 47 वर्ण में प्रारंभ के 14 स्वर हैं। तो प्रारंभ के 14 कौन से हो गए? तो आप देखेंगे पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 में जो संज्ञा चक्रम दिया है, तो वहाँ पर या सूत्र क्रमांक 1 में जो सिद्धो वर्ण समाम्नायः लिखा हुआ था, वहाँ पर आप देखेंगे शुरू के जो 14 हैं, अ आ इ उ ऊ रि री ली ली ए ऐ ओ औ, ये शुरू के जो 14 हैं ये स्वर हो गए। तो 14 स्वर क्या हो गए? स्टार्टिंग से 14 ले लिए, आ ई उ ऊ। फिर री, हिंदी में हम री अकेला लेते हैं, लेकिन संस्कृत में दीर्घ री भी होता है, री। संस्कृत में एक स्वर और होता है री, और री जो वर्तमान में अभी उपयोग में नहीं दिखते। फिर ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ये आपके 14 स्वर हो गए। इन 14 स्वरों में ये जो 3 स्वर हैं, दीर्घ री और ली, इनका उपयोग वर्तमान में नहीं देखने को मिलता। वर्तमान में आपको 11 स्वर ही देखने को मिलते हैं उपयोग में, लेकिन चूंकि पुस्तकों में दिया हुआ है और पूर्व में इनका प्रयोग होता था, इसलिए अध्ययन की दृष्टि से इनकी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, दूसरे नंबर का सूत्र यह कह रहा है कि उनमें प्रारंभ के जो 14 हैं वे स्वर हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कुछ समझ में ना आया हो कि स्वर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? कोई प्रश्न किसी का? समस्या एक अस्ति क्या? मम नाम माधुरी चौधरी महोदय भगिनी। यत् अत्र गुणस्वरः कुत्र अस्ति? गुणस्वरः अपि अस्ति न? गुणस्वरः
स्वरों जिसका गुण होता है, जैसे कि वो तो मैं समझ गया। इज इक्वल टू ए, सुनिए सुनिए, वो तो मैं समझ गया। प्लस ए इज इक्वल टू मेरी बात सुनिए, आप जो आप कह रहे हैं वो तो मैं समझ गया। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि गुण स्वरों के विषय में मैंने कब पढ़ाया? अभी वो तो आगे का विषय, वो तो अभी डिस्कस ही नहीं हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि सूत्र क्रमांक एक और सूत्र क्रमांक 2, इनमें यदि कोई आपत्ति हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, तो वो प्रश्न कर ले। नहीं, कुछ भी आपत्ति नहीं महोदय, बहुत अच्छे से समझ में। ठीक है, हम आएंगे आगे उसमें भी, अभी लेकिन क्रमशः। ठीक है, ओके। तो ये हमारे 47 वर्ण में 14 स्वर। अब हम आते हैं तीसरे सूत्र पे, दश समानाः। दश समानाः तीसरा सूत्र है, दश समानाः। तो दश समानाः, अब क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कह रहे हैं कि इनमें भी जो प्रारंभ के 10 हैं, प्रारंभ के जो 10 हैं उनकी समान संज्ञा है, समान कहलाएंगे वो। तो प्रारंभ के 10 क्या हो गए आपके? आ, ई, उ, री, ली। ये हम अगर शुरू से इनको गिने तो तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, इसमें 14 स्वर थे। अब 14 स्वर में शुरू के 10 गिन लो। 10 समानाः कह रहे हैं वो, तो शुरू के 10 समान है, तो ये शुरू के 10 हो गए। आ ई उ री ली, ये 10 हो गए। तो इन 10 को समान संज्ञा दी गई है, अर्थात इनको समान भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इन 10 को समान कहते हैं। भैया जी, ये सारे 10 के 10 समान है या फिर आ से समान है और ई से समान है? नहीं, ये 10 की देखिए संज्ञा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है नाम। जैसे मैं कहूं पुरुष, राजा, तो राम की संज्ञा, अगर मैं राम कह रहा हूं तो राम से मैं राम को भी बुला सकता हूं। अगर मैं पुरुष कह रहा हूं तो ये भी राम को सूचित करता है, अर्थात राम पुरुष भी है। राजा कह रहा हूं तो राम राजा भी है। तो राम की संज्ञाएं क्या क्या हैं? राम को पुरुष भी कहा जा सकता है, राजा भी कहा जा सकता है, राम भी कहा जा सकता है, सीतापति भी कहा जा सकता है। तो अब लेकिन राजा में राम भी आ जाएगा, दशरथ भी आ जाएंगे, है ना, और रावण भी आ जाएगा क्योंकि रावण भी एक राजा था। पुरुष में ये सभी आ जाएंगे, लक्ष्मण भरत भी आ जाएंगे। सीतापति में राम अकेले आएंगे। तो क्या है कि जैसे आप सेट थ्योरी पढ़ते थे ना, कि ये इसका सेट है, ये इसका सेट है, तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? तो समान के अंदर ये 10 के 10 को समान भी कहा जाता है। ये 10 के 10 वर्ण भी हैं, ये 10 स्वर भी हैं, और ये 10 समान भी हैं। अगर हम समान के लिए कोई नियम लागू कर रहे हैं तो वही ये 10 पर लागू होगा। इन 10 को समान कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो चौथे सूत्र में मिलेगा। चौथे सूत्र में कहा जा रहा है, तेषाम द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। तेषाम द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। तेषाम द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महोदय? आचार्य ये कहना चाह रहे हैं चौथे सूत्र में कि तेषाम, उनमें किनमें? अर्थात जो समान थे, है ना, जो 10 समान हैं, उनमें क्या है? 2 2 की
परस्पर में, परस्पर अर्थात आपस में सवर्ण संज्ञा है। सवर्ण संज्ञा, उन 10 समानों में दो दो की आपस में सवर्ण संज्ञा है। आपस में सवर्ण संज्ञा है अर्थात यहां पर हमने पेयर जो बनाया था आ, तो दो दो के पेयर बना लो। पहले दो, फिर उसके बाद के दो ई, फिर उसके बाद के दो उ, फिर उसके बाद के दो री और री, फिर उसके बाद के दो ली और ली। अब आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य महोदय कह रहे हैं कि दो दो की आपस में सवर्ण संज्ञा है, तो आ और आ ये दोनों आपस में सवर्ण हैं। ठीक है, ई और ई ये दोनों आपस में सवर्ण हैं। उ और उ आपस में सवर्ण हैं। री और री ये आपस में सवर्ण हैं और ली ये आपस में सवर्ण हैं। आ का सवर्ण कौन है? आ। ई का सवर्ण कौन है? ई और ई ये आपस में एक दूसरे के सवर्ण हैं। ठीक है, तो ये सभी 10 के 10 समान तो हैं, लेकिन इन 10 में भी दो दो के पेयर हैं जो आपस में सवर्ण संज्ञा को प्राप्त हैं, अर्थात इनको सवर्ण कहा जाता है। एक ही वर्ण के ये कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई प्रश्न किसी को? सवर्ण दो दो के पेयर होते हैं। ठीक है, सवर्ण में दो दो के पेयर होंगे। ठीक है, ये समान वर्ण के हैं इसलिए इनको सवर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब पांचवा सूत्र अभी कोई कुछ पूछना चाह रहा है? भैया जी, ये जो तीसरा सूत्र था ना, 10 समानाः, हाँ, मतलब ये 10 समान संज्ञक हैं। हाँ, तो मतलब समान कैसे, मतलब कैसे इनको बोलेंगे कि समान है करके? जैसे आपने एग्जांपल दिया वो तो समझ में आया, हाँ, लेकिन जैसे ली कैसे समान कैसे है? ये समान आप इक्वल वाला समान मत समझिए इसे। समान इनकी संज्ञा है, अर्थात इनका नाम है, ये संज्ञा दी गई है उनको। हाँ, ये इक्वल वाला समान नहीं है ना? ये ऊपर लिखा है ना संज्ञा प्रकरण, तो ये सभी के नाम दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने किसी को वीर नाम दे दिया तो वो भले ही दुबला पतला सा है ना? किसी महिला का नाम राजकुमारी है और वो, तो उसका नाम है ये। ठीक है, उसमें वो गुण नहीं है। ठीक है, अच्छा, हाँ। अभी पांचवा सूत्र जो है, पांचवें सूत्र को हम स्किप करके चलेंगे, इसको अभी छोड़ के चलेंगे। ठीक है, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। पांचवें सूत्र को हम बाद में करेंगे। छठवां और सातवां सूत्र अब हम कर रहे हैं। छठवें सूत्र में क्या कहा है? भैया जी, हाँ, क्षमा चाहता हूँ भैया जी, आपकी वॉइस है ना बीच बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? सभी को ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी। ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हाँ, ओके। थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। एक मिनट। हाँ, अब सही से आ रही है? अभी ठीक आ रही है? भैया अभी हाँ, थोड़ी देर में बता पड़ेगा। ओके, एक्चुअली अभी दरवाज़ा बंद था, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। थोड़ा सा नॉइस भी आ सकता है साथ में, तो नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। अब हम सूत्र क्रमांक 6 और सूत्र क्रमांक 7 ये दोनों एक साथ देखेंगे। सूत्र क्रमांक 6 में कहा है पूर्वो ह्रस्वः, पूर्वो ह्रस्वः, पूर्वो ह्रस्वः। और सूत्र क्रमांक 7 में कहा है परो दीर्घः, परो दीर्घः, परो दीर्घः। पूर्वो ह्रस्वः। सूत्र क्रमांक 5 रह गए ना हमारा। सूत्र क्रमांक 5 को अभी स्किप करके छोड़ के आगे बढ़ेंगे, उसको बाद में कवर करेंगे।
हम सूत्रों को अभी सीक्वेंस में ना लेके, जिस क्रम में वो दिए उस क्रम में ना लेके, उनको समझने की दृष्टि से थोड़ा उनके क्रम को परिवर्तित करके पढ़ेंगे। ठीक है, सूत्र आपके पूरे कंप्लीट होंगे, जो जो सूत्र छूटते जा रहे हैं उनको सही समय पे फिर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी छठवां और सातवां सूत्र, पूर्वो ह्रस्वः परो दीर्घः। पूर्वो ह्रस्वः, इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो ये जो हमने इनको समान संज्ञक जो थे उनमें जो सवर्ण बनाए, इन सवर्णों के हमने दो पार्ट कर लिए, एक पूर्व अर्थात पहले का, और एक पर अर्थात पीछे का। तो पूर्व यानी जो आगे रहता है, और पर यानी जो पीछे रहता है। अभी वॉइस क्लियर आ रहा है, आवाज सही से आ रही है, कोई ब्रेक तो नहीं होगा? पहले से ठीक है लेकिन एकदम क्लियर नहीं है। पहले से थोड़ी बेटर है लेकिन फिर भी इतनी क्लियर नहीं है मोबाइल। नहीं, आपको मैंने ऐसा तो जूम या टीम्स के ऊपर कर सकते हैं, उस पे अच्छी फ्रीक्वेंसी रहती है। नहीं, क्लासेस तो सभी इस पे चल रही हैं, ये आज ही प्रॉब्लम आ रही है। जी क्लियर आ रही है मुझे। ओके, ठीक है। तो आवाज अभी क्लियर आ रही है। ओके, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पूर्व और पर। जो आगे के अक्षर हैं उनको पूर्व संज्ञा दी गई, और जो पीछे के अक्षर हैं उनको पर संज्ञा दी गई। तो हर सवर्ण का जो पेयर है, समान अकेले में बात हो रही है, उन 10 समानों में जो दो के हमने पेयर बनाए थे, दो सवर्ण बनाए थे, उन सवर्णों में जो पहले वाला अक्षर है, पहले वाला जो स्वर है, उसकी संज्ञा है पूर्व, और जो पीछे वाला अक्षर है उसकी संज्ञा है पर। ठीक है, तो इनको जो पूर्व के हैं उसकी संज्ञा क्या हुई? उसकी संज्ञा हुई ह्रस्व, और पर की संज्ञा हुई दीर्घ। अर्थात शुरू के जो हर सवर्ण के जो शुरू के एक हैं उनको हम कहेंगे ह्रस्व या लघु भी कह सकते हैं उन्हें। तो ह्रस्व हो गए 5, क्या? आ, ई, उ, री और री, ये 5 हो गए ह्रस्व। और बाद वाले जो 5 हैं उनको कह दिया दीर्घ। आ, ई, ऊ, री, ली। ठीक है, तो शुरू के 5 को ह्रस्व कहा, बाद के 5 को दीर्घ कहा। तो पूर्वो ह्रस्वः परो दीर्घः। यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रश्न? ठीक है, अब एक बार हम जो अभी तक पढ़ा है 5-7 सूत्र, उनमें हम देख लें। वर्ण होते हैं कितने? वर्ण हो गए 47। जो आपकी पूरी 12 खड़ी होती है वो हो गए वर्ण। इनमें वर्णों में 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो स्वर हो गए आपके 14 और व्यंजन हो गए 33 व्यंजन। इन स्वर में शुरू के 10 जो हैं वो हो गए समान। इन समान में क्या हो गए आपके? 2 के 5 सवर्ण, है ना? 2 के 5 सवर्ण के भेद हो गए। और इनमें एक हो गया ह्रस्व और एक हो गया दीर्घ। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा। यहां तक किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जी, मुझे एक प्रश्न था कि बताइए। जो पहला वाला है उसमें बोला है कि वर्ण स्वयं में सिद्ध होते हैं। जी। यहाँ पर जब सिद्ध
बोलते हैं, तो फिर वो क्या बोलना चाह रहे हैं? सिद्ध बोलना चाह रहे हैं, अर्थात वे स्वयं ही सिद्ध हैं, इनको कोई बना नहीं रहा है, ये स्वयं सिद्ध है। माने अगर क और अ मिलके दोनों एक क बन रहे हैं तो वो आपस में सिद्ध है, ऐसे? या नहीं, क नहीं, हलंत में स्वयं सिद्ध है? नहीं नहीं नहीं, का अकेला जो हलंत का लिखा है ये स्वयं सिद्ध है। अब आपने इसका आ से संयोग किया, आ अकेला स्वयं सिद्ध है, का अकेला स्वयं सिद्ध है, इन दोनों का संयोग होके का बनेगा। तो ये जो आपके 47 वर्ण हैं, अर्थात 14 स्वर और 33 व्यंजन, ये स्वयं सिद्ध है, इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। जी, धन्यवाद। ठीक है। अब हम संधि का प्रथम सूत्र पढ़ रहे हैं। अभी तो हमने संज्ञा के सूत्र देखे, संधि का प्रथम सूत्र हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11 में। हम जितनी संज्ञाएं पढ़ते जाएंगे उसके साथ संधि पढ़ते जाएंगे। क्रमों में थोड़ा सा परिवर्तन है, उसमें आपको असुविधा हो सकती है, लेकिन क्रम में परिवर्तन करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा। इसीलिए थोड़ा सा क्रम में परिवर्तन हो रहा है, उसमें आप फ्लेक्सिबल रहें। सूत्र क्रमांक 24, सूत्र क्रमांक 24 पेज नंबर 11। समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। क्या कह रहा है ये सूत्र? समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। तो पहले इस सूत्र को मैं हिंदी में समझाता हूँ, क्या है ये। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि संधि किसके बीच में होगी? संधि दो वर्णों के बीच में होगी। तो जब समान वर्णों के बीच में संधि होती है, समान, देखो जब संधि होगी तो दो वर्णों के बीच में होगी, तो वर्ण एक धन वर्ण दो। ठीक है, ये दोनों वर्ण जुड़ेंगे तो संधि होगी। एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, एक राइट हैंड साइड पे होगा। तो समान, समान वर्ण अर्थात पहला वर्ण यदि समान है और वो जुड़ता है अपने सवर्ण से, तो उत्तर जो आएगा वो दीर्घ आएगा। अर्थात मान लो आ है, तो आ क्या है? समान है क्या? तो हाँ, 10 समान थे, उनमें आ है। ये यदि जुड़ेगा अपने सवर्ण से, तो आ का सवर्ण कौन है? आ स्वयं भी है और आ भी है, दोनों। तो इनमें से कोई भी जुड़ेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ, अर्थात आ। अर्थात यदि मैं कहूँ हिम धन आलय, तो हिम में अंत में क्या है? हिम धन आ था। माँ को हलंत को निकाल दें तो यहाँ आ है अंत में। ठीक है, और ये किससे जुड़ रहा है? आलय। तो ये आ और इसके बाद क्या हुआ है? लय, आलय। तो ये आ और आ का संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? आ जो है पहले वाला ये समान है, समान अपने सवर्ण से जुड़े, तो इसका ये क्या है? सवर्ण है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इन दोनों के जुड़ने से जो बनेगा वो दीर्घ बनेगा। तो इस सवर्ण का दीर्घ क्या है? आ। तो यहाँ उत्तर आएगा आ। तो ये क्या हो जाएगा? हिमालय। समान सवर्ण, समान वर्ण अगर अपने सवर्ण से जुड़ेगा तो उत्तर दीर्घ आएगा। ये कहने का तात्पर्य है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहला वाला जो वर्ण हो वो हो समान और दूसरा वाला जो वो उसका सवर्ण हो, तो उत्तर आएगा दीर्घ। एक और उदाहरण देखते हैं।
जैसे हमने कहा गिरी, गिरी धन ईश, ठीक है। तो गिरी में अंत में क्या है ई, और ईश में ऊपर पहले क्या है ई, तो ई धन ई हो रहा है। तो ई क्या है, ये समान है। तो ये समान किससे जुड़ रहा है, ई से। तो इसका सवर्ण है, ये इसका सवर्ण है। तो ये दोनों जुड़े तो इनका दीर्घ, ई का दीर्घ क्या है ई, तो ई उत्तर आएगा। तो ये हो जाएगा गिरीश। इसको अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो हम कह सकते हैं कि आ या आ, ये दोनों अगर जुड़ेंगे आ या आ से, क्योंकि इन दोनों की समान संज्ञा, ये दोनों सवर्ण भी हैं, तो इसका उत्तर आएगा दीर्घ आ। ई या ई, ये जुड़ेगा ई या ई से, तो इसका उत्तर दीर्घ ई आएगा। ऊ या ऊ, ये जुड़ेगा ऊ या ऊ से, तो इसका उत्तर दीर्घ ऊ आएगा। अब री री ली ली, तो इसमें दीर्घ वाला अभी प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए अभी उसको छोड़ के चलते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके 3 जो नियम हैं, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इन तीनों को लिख दें तो ये हमें याद रखना होगा कि अगर हमें ये याद है तो ये अल्टीमेटली आपका सॉल्यूशन है कि यदि ये याद है तो आप संधि कर लेंगे। आ या आ से जुड़ेगा तो दीर्घ आ आएगा। ई या ई से जुड़ेगी तो दीर्घ ई आएगी। ऊ या ऊ से जुड़ेगा तो दीर्घ ऊ आएगा। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, तो विद्या के अंत में क्या है आ, और यहाँ आलय के प्रारंभ में क्या है आ, तो ये दोनों जुड़े तो क्या आ जाएगा आ दीर्घ। तो ये क्या हो जाएगा विद्यालय। जीव धन जीव नहीं लेते। राम धन अनुज, राम धन अनुज, तो राम के अंत में क्या है आ, और अनुज के प्रारंभ में क्या है आ, तो ये समान है, ये अपने सवर्ण से जुड़ा, तो इसका उत्तर क्या आएगा दीर्घ आ। तो ये हो जाएगा रामानुज, रामानुज। इसी प्रकार तव धन आकार, तो यहाँ तव में क्या है अंत में आ है और आकार के प्रारंभ में आ है, तो इन दोनों का उत्तर दीर्घ आ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तवाकार। ये समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई प्रश्न? विद्यालय, रामानुज, तवाकार, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। आगे चलें। इसी प्रकार कवि धन इंद्र,
तो यहाँ कवि में अंत में आया ई, इंद्र में प्रारंभ में आया ई, ये दोनों जुड़ के क्या हो गया दीर्घ ई। तो ये क्या हो जाएगा कवींद्र, कवींद्र। मुनि धन ईश, मुनि धन ईश। तो यहाँ पे क्या है ई है, यहाँ दीर्घ ई है, ये दोनों आपस में जुड़े तो उत्तर आएगा दीर्घ, तो ये हो जाएगा मुनीश। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ये समझ में आया आपको कि अल्टीमेटली क्या निकल रहा है आ और आ, यदि आ से मिलेंगे तो दीर्घ आ, ई से जुड़ेगी तो दीर्घ ई, ऊ से जुड़ेगा तो दीर्घ ऊ। तो ये इस सूत्र का सामान्य अर्थ है, सूत्र क्रमांक 24 का, समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। ठीक है, कोई प्रश्न यहां तक? ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। कुछ गृह कार्य आप लोगों को दिया जा रहा है, उसको आप करके भेजिएगा। कोई भी गृह कार्य समूह में नहीं डालेगा, उत्तर मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे। ठीक है, और गृह कार्य आप ज़रूर से कीजिएगा। गृह कार्य आप करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका अभ्यास होगा, साथ ही साथ हमको भी ये समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको समस्या जा रही है।